बाजार बोलता है। इसमें हम एफ आई का डेटा को रीड करते हैं। एफ के डेटा को एक बार देखें तो स्थिति कोई चेंज नहीं हो रही है। सेलिंग तो उनकी है ही। अब ये कब रुकेगी वो देखना होगा। मार्केट का जिस तरह का मॉड चल रहा है उससे ये तो जरूर है कि एफ उतने भी एग्रेसिव नहीं है सेल करने पर, लेकिन हाँ, जो उनकी एवरेज सेलिंग है 1400-1500 करोड़ वो जरूर कर रहे हैं। 1500 करोड़ के करीब की कल सेलिंग की, और उतनी ही डीआईज ने लगभग बाय कर लिया 1615 करोड़ रुपए का। तो लगभग डीआईज एफ का समीकरण तो नील हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसीज पर नजर डालते हैं, वहां पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसीज में देखें तो कल डाउ तो नीचे था, वहां पर कुछ टेक शेयरों में बिकवाली देखने के लिए मिली। उसका रीजन जानेंगे। शंघाई में करीब 1.5% की गिरावट है, हैंसेंग में करीब 2.25%। निकाई फ्लैट है विद द नेगेटिव बायस्ड, और कोस्पी में अच्छी ग्रीन मार्क बना हुआ है विद 1% अप। देख लेते हैं एक बार कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो उसमें टॉप गेनर्स में देखें तो स्पंदना स्फूर्ति करीब 13%, फ्यूजन करीब 10%, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 9%, पारस डिफेंस करीब 5.25%, सी एंटरटेनमेंट आज काफ़ी दिनों बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में आता हुआ 4.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स की लिस्ट में देखें तो यहाँ पर है डिक्सन, कल्याण ज्वेलर। कल डेटा तो ठीक ठाक आए थे ज्वेलरी कंपनीज के, लेकिन उसके बाद गेन होने के बाद काउंटर्स में पिटाई काफ़ी देखने के लिए मिली कल्याण ज्वेलर वगैरह में। देवयानी यहाँ पर 5% नीचे है, एम्बर एंटरप्राइजेस 5%, केईसी करीब 5% नीचे। तो ये सभी काउंटर हैं जो कि अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन जो कल अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा कि थोड़ी सी बिकवाली देखने के लिए मिली, उसके कुछ रीज़न भी थे। एक कि अमेरिका का जो दिसंबर सर्विस पीएमआई था वो 54.1 आया। अब वहाँ पर अच्छा डेटा आना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर यील्ड बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट घटने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। यही हुआ। एस्टिमेट था 53.4 का, और आ गया पीएमआई अच्छा। तो बॉन्ड यील्ड वहाँ पर बढ़ गई 6 बेसिस पॉइंट, 4.675 हो गई। उसके बाद बढ़ती बॉन्ड यील्ड से वहाँ पर जो आईटी काउंटर से थोड़ा सा सेल ऑफ का इम्पैक्ट ये भी था। दूसरा एक और खबर थी वहाँ पर कि चीन की दिग्गज आईटी कंपनियों को आर्मी से जुड़ी कंपनियों की लिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि वहाँ पर जो चीन की आईटी कंपनियां हैं वो बैन हो जाएंगी अमेरिका में। तो उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। आईटी दिग्गज टेंसेंट होल्डिंग को भी लिस्ट में डाला गया चाइना की, तो जो एक बड़ा इम्पैक्ट है चाइनीज़ मार्केट के लिए। साथ ही अगर देखें तो इसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट में क्यों हो रहा है, बैन तो चाइनीज़ कंपनियां हो रही हैं, तो चाइना पे तो इम्पैक्ट है ही, लेकिन अमेरिका पर इसलिए क्योंकि अमेरिका की कुछ एक कंपनियां जो वहाँ से बिजनेस करती हैं या उन कंपनियों से पार्ट्स लेती हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ला। टेस्ला काफ़ी कुछ पार्ट्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है इन कंपनी से, उसके काउंटर में गिरावट देखने के लिए मिल गई इस चक्कर में। तो ये कुछ एक कारण रहे जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में भी एक थोड़ा आईटी बेस्ड सेल ऑफ देखने के लिए मिला। जैसे जैसे विवेक जी हम डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह से लग रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो लास्ट प्रहार है, जो उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, उनको पता है कि एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, तो जितना उन्हें परेशान करके जा सकते हैं वो जा रहे हैं। सर ये इसको किस तरह से देखें, 20 तारीख तक ऐसे ही चलेगा अमेरिका वर्सेस चाइना, या उसके बाद भी होगा? अमेरिका वर्सेस चाइना तो पहले भी था, जब लास्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, और इस बार भी है। लेकिन आप अगर डेटा देखो तो चाइना को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब क्लैरिटी ये है कि अगर चाइना के खिलाफ कुछ भी होता है, इन द सेंस, देखिए आजकल वॉर तो होता नहीं है, सारे इकोनॉमिक वॉर होते हैं, और या फिर आप समझ लीजिए कि पॉलिसी डिसीजंस के थ्रू ही युद्ध लड़ा जाता है आजकल। तो अगर उसका अगर कोई भी नेगेटिविटी चाइना पे आती है, तो वो भारत के लिए फायदेमंद है। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अमेरिका अपना दोस्त है, ऐसे आप मान के चलो। डोनाल्ड ट्रंप तो अपना दोस्त है ही। तो मुझे लगता नहीं है कि भारत को इससे कुछ, भारत को इनफैक्ट एंजॉय करना चाहिए कि क्या हो रहा है देखते हैं। और चाइना से अगर थोड़ी बहुत भी, ऑलरेडी काफी हो चुकी है, लेकिन अगर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज रीलोकेट होती है भारत की तरफ, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज भारत के लिए होगा। और बाकी ये नहीं है कि ट्रम्प चाइना को एकदम ही बैन कर देंगे वगैरह। कई कई चीजें ऐसी है जो खाली चाइना से मिलती है आज के दिन भी। और तो यूएस की इकोनॉमी शटडाउन हो जाए, वैसे कुछ नहीं करने वाले हैं। एक एक होता है ऑप्टिक्स, एक होता है ऑन पेपर क्या क्या होना है। तो दो मिक्स ऑफ दोनों रहेगा।
लेकिन हाँ, इंडिया के लिए फायदा रहेगा और चाइना के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा। जी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो विवेक जी अभी सत्यम ने भी बात की थी आपसे जीडीपी ग्रोथ को लेकर, उसमें मैं एक डेटा थोड़ा सा और डीप में जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि FY25 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4 साल के लो पर आ रही है। ये तो चलो ठीक है, ये काफ़ी दिन से हम सुन भी रहे थे। इसमें अगर हम एक बार पूरा चार्ट देख लेते हैं कि पिछले 4-5 सालों का क्या ट्रेंड रहा जीडीपी ग्रोथ का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस चार्ट को देखने में अगर मैं देखूं तो FY21, उस समय तो कोविड वाला साल था, तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया में ही आई थी, प्रोडक्शन ही ठप हो गए थे। लेकिन FY22 में जब इकोनॉमीज खुली, दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हुआ, आप नीचे से पढ़ें इस लिस्ट को, तो 9.7% की ग्रोथ दिखाई दी। FY23 में 7, FY24 में 8.4 और FY25 में अब एक्सपेक्टेड है 6.4। तो 4 साल का लो हो गया FY22 से FY25। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा डीप है, सेक्टोरल थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो ठीक आ रही है 3.8% की। मैन्युफैक्चरिंग सर बहुत बुरी तरह से हिट हो रहा है। 9.9% FY24 में ग्रोथ थी, 5.3% की रह जाएगी इस साल। 2.9% की ग्रोथ माइनिंग में रह जाएगी 7.1% के मुकाबले। ट्रेड एंड होटल्स में भी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो रही है। केवल एक आपको जो मदद मिल रही है वो दो जगह से मिल रही है, वो फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज से मिल रही है, जहां पर कि 7.1 से 8.9% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर कि पूरी तरह से गवर्नमेंट इंस्पेक्टिंग का रोल रहता है, वहां पर आपको ग्रोथ दिखेगी। तो सर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ये तो आपको इस साल बचा रही हैं। एग्रीकल्चर कुछ हद तक बचा रही है, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग हिट कर रही है, माइनिंग हिट कर रही है, ट्रेड और जो होटल इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पर रफ्तार धीमी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रफ्तार धीमी है। सर कैसे देखें, कौन से सेक्टर होंगे जो इस साल में इमर्ज होकर बाहर निकलेंगे जब ये पूरा जीडीपी आ जाएगी, क्योंकि मार्च तक का डेटा है, ये तो इन्होंने एडवांस डेटा दिया है। तो ये कौन से सेक्टर होंगे जो इमर्ज होकर निकलेंगे और कौन से सेक्टर होंगे जो जहां पर कि प्रेशर ऑलरेडी है और अभी भी वैल्यूएशन भी थोड़ी रिच है, तो वहां पर सेल कर लें? तो देखिए, ये जो डेटा दे रहा है, आप अगर माइनिंग साइड में सबसे पहले देखो, जो एस्टिमेट है वो खाली 3% है, जो करीबन 7 के ऊपर था पहले FY24 का। अब ये कई बार बात हो चुकी है कि जो मेटल सेक्टर है, पर्टिकुलरली माइनिंग और मेटल, वहाँ पे वैल्यूएशंस रिच लग रहे हैं। तो आज के दिन मैं मेटल में इतना नहीं जाना चाहूंगा, पहली चीज। और सरकार भी बहुत कोशिश में लगी है कि जो चाइना से माल आता है, चाइना से इनफैक्ट डंप किया जा रहा है भारत में, तो वो एंटी डंपिंग वगैरह उस पर भी लगाए, तो मेटल को बचाने की कोशिश में ऑलरेडी है सरकार। आ, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जहां तक ग्रोथ का सवाल है, देखिए, ये तो मैंने इनफैक्ट लगातार रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं कोई भी सोशल मीडिया पे और आपके जैसे टीवी चैनल्स पे भी, कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे लगता है कि एक सेक्टर ऐसा है जो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, जो हो सकता है कि आपको ठीक ठाक रिटर्न देके इस साल जाए। और इसमें ही आप अगर नेक्स्ट सेक्टर जोड़ो तो मुझे लगता है कि फार्मा और आईटी, ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको डबल डिजिट रिटर्न्स दिखा सकते हैं। और चौथे में रियल एस्टेट भी हो सकता है। तो अब जो आपने पहले ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स दिखाए थे, जो 20, 21, 22 के थे, देखिए वहां पे क्या हुआ कि कोविड के कारण ग्रोथ एकदम गिर गई थी, और उसके बाद में जब रिकवरी आई तो आपका बेस वैल्यू भी बहुत कम हो गया था। तो इसके लिए आपको परसेंटेजेस 9, 9, 10, 10% दिखा रहा है, क्योंकि उसके पहले वाले साल में कुछ भी नहीं था, समझ लीजिए। तो इसके कारण आपको परसेंटेज ज्यादा ज्यादा दिखा रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग करीबन हम लोग 6.5, 7% उसी रेट में ग्रोथ कर रहे हैं। और आज भी अगर 6.5% कंटिन्यू रहता है जो एस्टिमेट है, मेरे हिसाब से वो काफी ठीक ठाक वैल्यूएशन है। अ, तो जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, BFSI, फार्मा, आईटी और रियल एस्टेट कुछ हद तक, ये चार सेक्टर मेरे टॉप प्रेफरेंस में रहेंगे। और मेटल जैसे है या फिर रेलवेज है, डिफेंस है, इस स्पेस में मैं आज भी थोड़ा सावधान सावधान रहूँ। जी सर।
विवेक सर, आप बैंकिंग सेक्टर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं, बीएफएसआई को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन जो Q3 के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं बैंकिंग को लेके कि इनके क्रेडिट में, लोन ग्रोथ में गिरावट हमें देखने को मिली है और Q3 बैंकिंग सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? HDFC बैंक में भी हमें 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लोन ग्रोथ में तकरीबन गिरावट देखने को मिली सर। तो ये जो क्रेडिट की समस्या है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? फंड, बिल्कुल। कैपिटल की का समस्या का क्या सॉल्यूशन होगा सर? तो देखिए, बाजार सत्यम इस पे नहीं रिएक्ट करता है, जो ऑलरेडी हमको मालूम है। अब आरबीआई की वार्निंग्स आ चुकी है, जो माइक्रो लोन है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस है। तो जो माइक्रो लोन स्पेस है, और मुझे नहीं लगता है कि जब मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बोलता हूँ, तो ये नहीं कि एनबीएफसीज की बात कर रहा हूँ, उसमें मेनली बैंकिंग आपको प्रेफर करना चाहिए। और जो स्ट्रेस है वो हमको ऑलरेडी मालूम है, तो कोई नई चीज नहीं है। ये स्ट्रेस और खराब होता है तो नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, लेकिन जो ऑलरेडी है टेबल पे, हमको सब कुछ मालूम है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बैंक्स वगैरह जहाँ पे भी स्ट्रेस है, ये लोग ऑलरेडी उसको चाहे वो स्ट्रेस बुक हो, उसको बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं या फिर रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए इंडसइंड बैंक ले लीजिए, अपना एक बुक वो लोग भी बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहां पे अगर कोई भी पॉजिटिव संकेत वैसे आते हैं, तो आई थिंक यहाँ से डाउन साइड नहीं है आपका बैंकिंग में, और अपसाइड यहाँ से पॉसिबिलिटी है। और अगर वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर कंपेयर करो, तो जो प्री कोविड का लो था, प्री कोविड का लो नहीं, जो प्री कोविड का हाई था, उससे तो हम लोग आधे वैल्यूएशन पे है। और जो कोविड के बाद का लो था, जब बाजार ने सबसे निचला स्तर टच किया था, बैंकेक्स और निफ्टी बैंक ने, वहां पे जो वैल्यूएशन था उससे भी कम वैल्यूएशन पे आज है हम लोग। तो इतना मतलब सोच लीजिए, पिछले 4 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन वैल्यूएशन आपको कोविड का वैल्यूएशन के नीचे मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, डाउन साइड कम है और अपसाइड आपको डबल डिजिट आराम से मिल सकता जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में तो सर प्रॉब्लम आपने बता दी कि किस तरह से सॉर्ट आउट होगी, लेकिन सर मार्केट में कुछ एक चिंताएं हैं। मैं पहले उन चिंताओं की बात करता हूँ, क्योंकि लोग ना परेशान हो चुके हैं सर। 3-4 महीने का पेशेंस अब बढ़ता जा रहा है उनका, और पेशेंस चलो मान भी लें सर कि रख लेते हैं, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो डेली नेगेटिव होगा तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर मेरा पोर्टफोलियो 10% डाउन है और वो 6 महीने 10% डाउन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो अगले दिन 12, उसके अगले दिन 14 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 या 30% हो जाता है, तो सर प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? आईटी कंपनियों के नतीजों में ग्रोथ तो आ सकती है, लेकिन शेयर पहले ही चल चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 40% आईटी इंडेक्स ऑलरेडी चल चुका है। तो सर आईटी इंडेक्स से सहारा शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा। दूसरा कि Q3 आंकड़ों में जो बैंकिंग सेक्टर में, जैसा सत्यम ने भी बताया कि थोड़ा धीमेपन के संकेत मिले हैं। अब जीडीपी ग्रोथ भी सुस्त हो चुकी है, रुपए की लगातार कमजोरी है, ओवर वैल्यूएशन से एफआईज अभी तक नहीं आ रहे, भारत से दूरी बना रहे। हाल में सेबी और सरकार ने भी कुछ इस तरह के नियम लेकर आए जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थे। सेबी ने बहुत तरह के मार्जिन्स बढ़ा दिए एफ&ओ में, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था बजट में, एलटीसीजी की दर बढ़ा दी थी, एसटीसीजी की बढ़ा दी थी, एसटीटी की दर बढ़ा दी थी। तो सर ये संकेत था कि मार्केट को पहले ही संकेत दे दिए थे सरकार ने कि हम खुद नहीं चाहते कि शायद मार्केट उतना तेज गति से चले। ट्रंप आ रहे हैं, टैरिफ लगने का खतरा हो रहा है, चीन के वायरस से भी सेंटीमेंट बिगड़ गया। तो ये तो सर चिंताएं हैं। आपसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं सर, सबसे बड़ी चिंता आपको कौन सी है, और इनमें से कौन कौन सी चिंताएं होंगी जो कि फेड होती हुई दिखाई देंगी अगले 1 या 2 महीने में? है। मतलब ये वो कहते हैं ना कि व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल बी बुलिश या फिर बी ग्रीडी। तो आप देख लो, आपके स्टेटमेंट में पॉजिटिव तो एक भी नहीं है, खाली नेगेटिव है लगातार, जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं। नहीं, आपकी पहले मैं आवाज नहीं आ केवल रही है। चिंताओं की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं है, बीच में कट, क्या बोले आपने? विवेक जी, मैं पॉजिटिव भी बात करूंगा अभी, लेकिन मैं पहले केवल चिंताओं की बात कर रहा हूं कि चिंता कौन सी बड़ी है और कौन सी चिंता आपको लगता है कि फेड हो जाएगी। 1-2 महीने दीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता आप बोल रहे थे ना कि सेबी ने काफी रूल्स लेके आए, वो लोग मार्जिन वगैरह बढ़ा दिया, वो चिंता तो बहुत बहुत टेम्पररी है। वो तो कुछ ही हफ्तों में आपको दिखेगा कि खत्म ही हो गया। क्योंकि मैं इससे इस लाइन से डिसएग्री करूंगा कि
इन्वेस्टर अनफ्रेंडली है, ये बेसिकली ट्रेडर अनफ्रेंडली रूल्स है, नॉट इन्वेस्टर अनफ्रेंडली। अब अब मेरे जैसा आदमी जो पहले 100 रुपया दे के पूरा 100 रुपए का माल लेता था, आज भी 100 रुपए के माल के लिए पूरा 100 रुपए ही दे रहा है। मैंने 100 के लिए कभी 10 या 20 या 15 नहीं दिए। तो ऐसा इन्वेस्टर, मैंने जैसे कहा, बाजार नीचे आया है, मैं तो इसका फायदा उठाऊंगा। और ट्रेडर अनफ्रेंडली है क्या? अब अगर मुझे 100 के लिए पहले 10 देता था, आज अगर 30 देना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि मेरे लिए नेगेटिव रहेगा। लेकिन फॉर इन्वेस्टर्स ये कोई नेगेटिव नहीं है। और एंड ऑफ द डे बाजार क्या होता है कि इट इज ओनली स्लेव ऑफ ईपीएस। अब कंपनीज अगर ग्रोथ दिखाएगी तो आपका बाजार पूरा जल्दी रिकवर करेगा, जो मुझे लगता नहीं है इतना जल्दी रिकवर करने वाला है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वॉलेटाइल रहेगा और एक रेंज में रहने वाला है। लेकिन ये आपको एक मौका रहेगा कि वापस जब साइकिल टर्न अराउंड होगा, जैसे आप डर रहे हो ट्रम्प का क्या होगा, या फिर अर्निंग्स अभी धीमे हैं, एनपीएस खराब है, ये सारा भी एक साइकिल है। एनपीएस बहुत खराब थे, अच्छा हुआ बैंकिंग सिस्टम वापस अभी थोड़ा बहुत खराब होकर रखा है, वापस अभी रिकवर होगा। लेकिन जो जो स्ट्रेंथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो आज के दिन दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये सब टेम्पररी फिनोमिनन है। मुझे लगता है कि 6 महीना साल भर बाद हम लोग हो सकता है कि वापस एकदम ही पॉजिटिव बात करते रहे। लेकिन आज ये सब नेगेटिविटी बाजार में है, ये फैक्टर्ड इन है। इसके लिए ही हमको आज दाम इतने कम में मिल रहे हैं। जो जो इंडेक्स 86 चला गया था सेंसेक्स, आप आज आपको अगर 78 80 में मिल रहा है, तो कारण है उसका। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इन है मुझे लगता है। और ये छोटे मोटे चिंताएं तो खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। और यहाँ पे आपको बस बी वापस रिपीट करता हूँ, बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल। आज के दिन बहुत लोग फेयरफुल है। चलिए, कुछ चिंताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं कुछ पॉजिटिविटी भी बता देता हूं सर। ये कितनी बड़ी हो जाएंगी? ये पॉजिटिविटी है कि अगर एफ का फ्लो रुक जाता है तो डी तो लगातार बाय कर रहे हैं। ये तो पॉजिटिव है कि डी की ज़ोरदार खरीदारी इंडियन मार्केट में चल रही है, तो कुछ सोच के वो भी लगा रहे होंगे। कच्चा तेल भी रेंज में है सर, 70 से $80 के बीच में इंडियन इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी नीचे आने लगे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल ये सभी नीचे ही आए हैं। अगर हम इनका मिड टर्म ट्रेंड देखें तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बोल रहा हूँ या शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं बोल रहा हूँ। साथ ही अगर देखें तो हाल में जिस तरह से सितंबर के हाईस के बाद जिस तरह की मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली है, इंडेक्स लेवल पर आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारी पॉकेट्स हैं, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू की बहुत सारी पॉकेट्स हैं, शिपिंग हो गया और बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप हो गए, जो कि एक अच्छी खासी अपनी हाई से 30-30, 40-40% नीचे आ चुके हैं, जिसका कि एक खतरा था। मार्केट लगातार ये बोल रहा था कि बबल स्टेज में हम जाने वाले हैं या घुस चुके हैं। सर, ये चार टेंशन खत्म भी हो रही हैं, मतलब ये चार पॉजिटिविटी भी है कि हम ओवर वैल्यूएशन से अब कुछ हद तक फेयर वैल्यूएशन हम कह सकते हैं, अट्रैक्टिव तो नहीं लेकिन फेयर वैल्यूएशन की तरफ लौट आए। तो क्या एफआईज का माइंडसेट ये चेंज होगा कि हम अब इंडियन मार्केट फेयरली वैल्यूड है, कुछ पॉकेट्स में, कुछ जगह पर उनको हो सकता है वैल्यू भी दिख रही हो, कमोडिटी ठीक है, क्रूड ऑयल ठीक है और डीआईज लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इनमें से कुछ पॉजिटिविटी बड़ी बनेगी? देखिए, इनफैक्ट एफआईआईज तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे। उनको भी क्या चाहिए? ग्रोथ। ग्रोथ चाहिए उनको भी। और जहाँ पे दिखे कि पैसा बन सकता है, वो लोग वापस भारत की ओर भी आएंगे। और जो पॉजिटिव चीज है आपके स्टेटमेंट में वो ये है कि आज के दिन डीआईआईज के पास बहुत पैसा है। आप खाली ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में बोलता हूँ, जो बुक साइज है म्यूचुअल फंड्स की, वो आप अगर नोटिस करो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक साइज है, जहाँ पे आप 21-22 हजार करोड़ महीना महीना हर महीने की बात कर रहे हो। मतलब साल के 2.5 लाख करोड़ की आप खाली एसआईपी बुक साइज की बात कर रहे हो। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव जो आपने मेंशन नहीं किया है, वो ये है कि वापस डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और इसके लिए हो सकता है कि दुनिया में शांति रहे। और शांति के कारण आपका क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस एक कंट्रोल में रहेंगे। और उदाहरण के लिए आज भी आप अगर न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ लो, जो कतार है वो ऑलरेडी मीडिएट कर रहा है बिटवीन इसराइल और गाजा, कि वहां पे शांति आए, क्योंकि यूएस का प्रेशर है कि 20 तारीख के पहले ट्रम्प प्रेसिडेंट बने उसके पहले वहां पे सीज फायर होना ही होना है। तो इसके लिए कतार मीडिएट कर रहा है, और वो प्रेशर यूएस का ऑलरेडी दिख रहा है। तो अगर वैसा मतलब
दुनिया में युद्ध वगैरह रुकते हैं तो आप सोच लीजिए कि क्रूड तो कहीं नहीं जाने वाला, नीचे ही जाएगा, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम सबको मालूम है कि भारत को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्रूड और कमोडिटी कम रहते हैं तो भारत को फायदा है। और इसके लिए मैं पहले कह रहा था कि इंडिया को तो इसका फायदा ही होगा अगर ट्रम्प आ रहे हैं तो, सॉरी। बिल्कुल सर। अब इंडियन मार्केट को अभी फ़िलहाल तो उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप के आने से ही लगी हुई है, और अगर वो आए और तब भी मार्केट नहीं चला तो सर एक बार फिर बात करनी होगी और बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना होगा, क्योंकि जितने भी हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सभी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ इक्वल टू इंडियाज़ बुल मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ये, और अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? अगले 2 महीने कैसे कटेंगे? जनवरी के 20 के बाद कैसे कटेंगे सर? फरवरी मार्च अगले कैसा चार होगा? साल विवेक, अगले 4 साल, 9 महीने नहीं, वो 4 साल के लिए आ रहे हैं। सर वो तो 4 साल के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडियन हाँ। मार्केट में एक एक महीना एक एक हफ्ता गुजारना मुश्किल हो रहा है लोगों को, क्योंकि जिस तरह का कार्नेज चल रहा है, रोज मैंने बोला ना सर पहली लाइन कि रोज उठो पोर्टफोलियो को गिरता हुआ देखो और परेशान हो एंड सो जाओ, एंड देन ऑप्टिमिज्म जो होता है इंडियन मार्केट में, जो होता था एक आम आदमी में, वो खत्म हो रहा है। वो एक नेगेटिव है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन चलिए विवेक सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आपके दर्शकों के सवाल के उत्तर देने के लिए धवनी शाह मैम जुड़ चुकी हैं। धवनी मैम, गुड मॉर्निंग। for inviting on the show. थैंक यू मैम। एंड मैम, पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ दिख रहे हैं निफ्टी के? अभी टेक्निकल चार्ट्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, डेफिनेटली ये सवाल बहुत ही लाजमी है कि सपोर्ट लेवल्स अब हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स के अंदर। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स हमारे बन रहे हैं वो है 23,300 की लेवल्स के पास। अगर आप प्राइस एक्शन डेटा देखें तो वहाँ पे उन्हीं लेवल्स के पास हमने पहले एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल कायम करा है। तो इस लेवल को बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल माना जाएगा निफ्टी के लिए। अगर इन लेवल्स को हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एक फियर या फिर एक जो चिंताजनक या फिर अभी जस्ट मैंने आपको सुना कि आप एक कार्नेज की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पे ज्यादा हावी होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जहां तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चरल चिंताजनक ब्रेकडाउन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वाइज सेल ऑफ है जो विटनेस करने को मिल रहा है, बट सपोर्ट लेवल्स के पास काफी सारे स्टॉक्स भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन लेवल्स को खास करके निफ्टी में ध्यान में रखना रहेगा। 23,300 का मार्क जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। निफ्टी इन लेवल्स के पास वापस से एक सपोर्ट लेवल कायम करना चाहिए और 200 डीएमए के इर्द गिर्द ही हम अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पे निफ्टी के हिसाब से सेंटिमेंट बन रहे हैं वो बेरिश साइड के सेंटिमेंट्स है, बट इसको मैं एक प्रॉफिट टेकिंग मान के चलूंगी अभी फिलहाल के लिए। इसको बेरिश मार्केट्स का टर्म देना बहुत ही एक ओवर रिएक्शन हो जाएगा हाल फिलहाल में जो लेवल्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो गिरावट है वो डेफिनेटली निफ्टी के कंपैरेटिवली जो है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। आज के सत्र में अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंकिंग ने फर्स्ट हाफ संभालने की कोशिश करी, बट वो यहाँ पे ज्यादा सस्टेनेबल नहीं बना। प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से भी अभी के लिए एक बिकवाली देखने को मिल रही है। बट जो सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है तो हम सपोर्ट लेवल्स के पास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 49,500 का जो मार्क है वो एक अहम सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। इन लेवल्स को सस्टेन करने से बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे जो है एक ऑन द हायर साइड आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ये लेवल्स हम ब्रेक करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 49,500 के लेवल्स, तो वापस से बैंक निफ्टी जो है वो आपको नीचे 48,600 के लेवल्स रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। जी मैम, टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। इनके Q3 प्रोडक्शन में हमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही टाटा स्टील ओडिशा में भी इन्वेस्ट करेगा। लगभग 26,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और इन्हें टोटल 44,793 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिली है। ऐसे में टाटा ग्रुप का ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है मैम, टाटा स्टील?
जी बिल्कुल, यहाँ पे टाटा स्टील का अगर हम काउंटर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आप पेरिनियल ट्रेंड देखें तो ऑन द बुलिश साइड ही बना हुआ है। बट हाल फिलहाल में पिछले साल से लेके अब तक मिड ऑफ द साल से अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर 182 के पास एक हाई फॉर्मेशन हुई और वहां से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सपोर्ट लेवल जो काउंटर का यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है तो यहाँ पे 125 130 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए। तो 125 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इन लेवल्स को ब्रेक करने पे टाटा स्टील जो है वो अपनी 200 डीएमए 120 के लेवल्स तक की गिरावट दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश साइड के कोई भी ट्रेड्स यहाँ पे ना लिए जाए, बट हाँ, सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ आप नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल्स है उनके साथ शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम कर सकते हैं। जी मैम, एक और कंपनी शोभा लिमिटेड जिसके कि Q3 डेटा आते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि सेल्स 29% घटी है और औसत रियलाइजेशन 17% बढ़ा है। कैसे देख रहे हैं मैम रियल इस्टेट कंपनी, खासतौर से शोभा लिमिटेड को, जहां पर एक डेटा पॉजिटिव है और एक डेटा नेगेटिव है? जी बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पे डेफिनेटली रियल एस्टेट काउंटर्स में एक बिकवाली देखने को मिल रही है। शोभा के साथ साथ अगर आप डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी, इनके भी चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन विटनेस करने को मिल रहा है। शोभा के अंदर भी अगर आप इसके वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे स्टॉक के अंदर जो है वो गिरावट इस हफ्ते में हावी होती हुई ज्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही था, जहां पे हमने देखा कि सितंबर के जो हाई बने वहां से हमने एक नीचे की तरफ का डाउनफॉल देखा। बट इस हफ्ते में जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है इसमें एक ब्रेकडाउन आया है स्ट्रक्चर के अंदर नीचे की तरफ। स्टॉक वापस से 1325 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है, तो इसके अंदर गिरावट और देखने को मिल सकती है।